हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के यूपी बोर्ड के सभी फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके 27 फरवरी को होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि एग्जाम में 5 से 6 नंबर के फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यदि आप इससे जो ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप इससे पहले ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि वीडियो की सभी PDF यहीं पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं। या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं स्टार एजुकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रियल नंबर में सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में लिखी जाती है, यानी यहाँ पर Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। सेकंड है अपरिमेय संख्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो रूट से कभी बाहर नहीं निकलती, वे भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक। इसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में होती हैं जो पूरी संख्या हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश, ये सभी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं। फिर आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जैसे √3, √5, यहाँ पर √4 नहीं है, √x, यानी वे संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं निकलती, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF हमेशा 1 होता है, क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 8 और 25। फिर एक फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 4 नंबर में। मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इनमें से 3 वैल्यू दी रहेंगी और एक वैल्यू फाइंड कराएंगे। तो मासा लासा इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बहुपद। बहुपद के फॉर्मूले कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? तो सबसे पहले देखेंगे बहुपद का जो एक समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c। इसमें 0 नहीं आता है, इक्वल में इसमें 0 नहीं आता है, इस समीकरण में आता है। ठीक। फिर लिखा है शून्यकों का योग। बहुपद में शून्यक होते हैं 2, अल्फा और बीटा। यदि वर्ग द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे, एक होगा अल्फा और बीटा। उनके शून्यकों का योग होता है -b/a, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह होता है c/a। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले कंडीशन होती है संपाति की। संपाति रेखाएं हैं या नहीं। तो संपाति क्या होता है? यदि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है तो उसी को हम संपाति रेखा बोलते हैं। और इसकी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें अनेक हल होते हैं और निकाय के संगत हल होते हैं। फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी दो रेखाएं एक दूसरे को यदि क्रॉस करती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसका फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2, और बराबर नहीं होगा इसमें। ठीक। और बराबर नहीं करके लिख सकते हैं c1/c2, नहीं तो ये दोनों सही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और इसमें एक अद्वितीय हल होता है और निकाय संगत होता है। फिर समांतर रेखा, यानी ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। इसकी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, और इसमें निकाय का कोई हल नहीं होता, और जो निकाय है वह असंगत हल होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ax² + bx + c = 0। ये हमारा क्या है? एक वर्ग समीकरण है। क्या है? एक वर्ग समीकरण। और इसमें a नॉट 0, यानी इसमें a कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। b बराबर 0 हो तो ax² + c बराबर 0 शुद्ध समीकरण कहलाता है। ठीक। इसके बाद श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% पूछा जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? d इक्वल टू में माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a, और जो रूट में लिखा है b² - 4a होता है एक विभक्तकर सूत्र। यहाँ पर लिखा हुआ है d इक्वल टू b² - 4ac। अब यहाँ से 3 कंडीशन बनती हैं। यदि d बड़ा है 0 से,
यदि हम हल करेंगे इसको और डी का मान 0 से बड़ा है तो उसके मूल वास्तविक और असमान होते हैं, और यदि डी बराबर है 0 तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, और यदि डी छोटा है 0 यानी नेगेटिव में आंसर आ गया तो काल्पनिक होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि डी का मान यदि 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, तो वास्तविक और असमान, यदि 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान, और 0 से छोटा है तो काल्पनिक होंगे। फिर इसके बाद आते हैं समांतर श्रेणी पर। तो समांतर श्रेणी में जो हमारी श्रेणी होती है वह एक ऐसी श्रेणी होती है जिसका सार्वंतर समान हो, वह कहलाती है समांतर श्रेणी। सब सार्वंतर तो दो संख्याओं के बीच का अंतर, रेगुलर दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे तो वह हमेशा समान निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, यानी दो संख्याओं का अंतर देखना है। और प्रथम पद यानी श्रेणी का पहला पद, और श्रेणी का nवां पद यानी अंतिम पद, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से लिखा है पांचवा पद, तो पांचवें पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1d, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 4d। यानी डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा 5 है तो यहाँ 4 आएगा, यदि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 9 आएगा, एक हमेशा कम रहेगा। फिर n पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है, तो Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d, और एक और होता है यदि अंतिम पद दिया है तो Sn बराबर n बटे 2 और a प्लस an, यदि अंतिम पद दिया है तो इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और यदि प्रथम सार्वंतर और n दिया है तो फिर पहले वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं 6 चैप्टर पर त्रिभुज वाले पर। इसमें सबसे पहले थेल्स प्रमेय का कथन, थेल्स प्रमेय का कथन पूछा जाता है। थेल्स प्रमेय का कथन क्या होता है कि किसी त्रिभुज में यदि हमने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी, अन्य कोई रेखा, तो लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा, समांतर कोई अन्य रेखा दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वह रेखा उन भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। ये हमारी क्या हो जाएगी, थेल्स प्रमेय। फिर इसके बाद त्रिभुज की समरूपता के लिए शर्त है। त्रिभुज की समरूपता के लिए शर्त क्या होती हैं, दो शर्त होती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिभुज की समरूपता की दो शर्तें लिखे, तो पहला होगा उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। प्रमेय क्या है, लिखा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती हैं, इसलिए इसे समरूप त्रिभुज बोलते हैं। समरूप यानी उनके रूप एक से, उनका आकार एक से पर निर्भर नहीं होता, उनके रूप एक से होना चाहिए। त्रिभुज छोटे बड़े हो सकते हैं। कोण ए का संगत कोण पी होगा, कोण बी का सी क्यू होगा और कोण सी का आर होगा। ठीक, इसके बाद नीचे लिखा है यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। अब यहाँ पर ए बी भुजा है तो यहाँ पर इस भुजा को लेंगे, यहाँ पर ए सी भुजा है तो यहाँ पर पी आर भुजा लेंगे, और यहाँ पर बी सी भुजा है तो यहाँ पर क्यू आर भुजा लेंगे, और इनका अनुपात निकालेंगे तो हमेशा समान निकल के आएगा। फिर इसके बाद आती है नेक्स्ट, यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हैं और उनका एक संगत कोण बराबर है तो वे त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। फिर आते हैं निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 7। इसमें निर्देशांक में हमारे निर्देशांक हमेशा एक्स और वाई के रूप में लिखे जाते हैं। एक्स कहलाता है भुज और वाई कहलाता है कोटि। पहला पॉइंट होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दो बिंदु दिए रहेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं और वहां से यदि दूरी देखी जाए तो हमेशा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आती है। मध्य बिंदु के निर्देशांक तो x प्लस x1 प्लस x2 वाई डिवाइड में 2 y1 प्लस y2 डिवाइड में 2, ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। फिर इसके बाद विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटे में m1 प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n, ये हमारे विभाजन सूत्र होते हैं। ये हमारे अंतः विभाजन है, यदि बाह्य विभाजन होता तो इसकी जगह हम क्या लगा देते, माइनस। ठीक, फिर x अक्ष से बिंदु की दूरी होती है y और y अक्ष से बिंदु की दूरी होती है x। फिर इसके बाद यहाँ त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब
इसमें 3 सर्वसमीकरण होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिद्ध करने के लिए भी आती हैं। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। यहाँ से हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। पहला एल साइन को डिनोट करता है, दूसरा कॉस को, तीसरा टेन को, फिर नीचे से ये कॉसेक, सेक और कॉट। अब यहाँ से फॉर्मूले बनाते हैं। तो पहला फॉर्मूला होगा साइन थीटा, तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। फिर इसके बाद कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा आधार बटे लंब। फिर इसके बाद साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। नेक्स्ट है कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। नेक्स्ट है टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। इसके दो फॉर्मूले और होते हैं। टेन थीटा के होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद एक आती है सारणी, डिग्री सारणी, यानी इसमें हमें मान देखना पड़ते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले साइन थीटा का मान देखेंगे, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का होता है 1/2, 45 का 1/√2, और 60 का होता है √3/2, और 90 का होता है 1। फिर इसका अपोजिट कर देंगे तो कॉस की निकल आएगी। साइन में कॉस का भाग देंगे तो टेन निकल आएगा, टेन का अपोजिट करेंगे तो कॉट निकल आएगा। फिर इसके बाद हमें निकालना है कॉसेक, तो साइन का व्युत्क्रम निकालेंगे, 0 का व्युत्क्रम इन्फिनिटी कॉसेक में आएगा। फिर 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/करणी 2 का उल्टा √2, और करणी 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/करणी 3, और एक का अपोजिट एक ही होता है। फिर इसका अपोजिट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेक बन जाएगा। फिर त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग, त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग में सबसे पहले हमें न्यून कोण और अधिक कोण, तो न्यून कोण क्या होता है 90 डिग्री से कम, और अधिक कोण क्या होता है 90 डिग्री से अधिक। ठीक, ये दो प्रकार के कोण बनते हैं। अब इसमें हमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण देखना होता है। तो यदि हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और यदि ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। और दृष्टि रेखा, यानी हमारी आंख से वस्तु को मिलाने वाली एक रेखा होती है, वो कहलाती है दृष्टि रेखा। फिर इसके बाद आते हैं व्रत, तो व्रत में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि एक बिंदु से एक व्रत पर, एक बिंदु से एक व्रत पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। अब स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2 और स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 1 में कोई स्पर्श रेखा नहीं है, स्थिति नंबर 2 में एक स्पर्श रेखा है, और स्थिति नंबर 3 में 2 स्पर्श रेखा है। यानी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये यहाँ से ऑब्जेक्ट बनता है। फिर इसके बाद आते हैं प्रमेय। प्रमेय लिखी है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। नेक्स्ट है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा कैसी होती हैं, बराबर। फिर इसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पहला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होता है θ/360 πr²। चाप की लंबाई θ/360 2πr, या θ/180 πr, 2 से 360 को क्रॉस कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करणी 3/2 भुजा स्क्वायर। ठीक, इसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो सबसे पहले घन, घन का वक्र पृष्ठ होता है 4a², संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², आयतन होता है aq। घनाभ, घनाभ का आयतन होता है LVH, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। वक्र पृष्ठ होता है 2LB, L+B इंटू में H, यही दीवार का क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB + BH + HL। फिर इसके बाद आते हैं बेलन पर। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRH, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πR + R + H, और आयतन होता है πr²H। शंकु का वक्र पृष्ठ πRL, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL + R, और आयतन होता है 1/3 πr²H। फिर इसके बाद गोला, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², आयतन होता है 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, वक्र पृष्ठ 2πr², और संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। फिर आते हैं शंकु पर, तो लिखा है बेलन का आयतन बटे 3 बराबर शंकु का आयतन, यानी बेलन का 1/3 भाग शंकु का आयतन कहलाता है। फिर इसके बाद आते हैं सांख्यिकी पर। सांख्यिकी में सबसे पहले माध्य, तो माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कुल आंकड़ों का योग करेंगे और आंकड़े जितने उनके भाग दे देंगे। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना होता है तो सिग्मा fx बटे n, और कल्पित माध्य से निकालना हो तो a + सिग्मा fd बटे n। फिर इसके बाद यदि पद विचलन विधि से निकालना हो तो पद विचलन विधि से फॉर्मूला होता है a + सिग्मा
एफ यू बटे सिग्मा सिग्मा एफ यू बटे एन इंटू में एच। एच क्या होता है? अंतराल। और इसके बाद माध्य क्या? माध्यिका। तो इसमें दो प्रकार की माध्यिकाएं बनती हैं, सम और विषम। यदि टोटल नंबर ऑफ विषम है, यानी जितने नंबर दिए हैं विषम नंबर दिए हैं, तो फॉर्मूला होगा m इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू वापद। और यदि सम है तो n बटे दो वापद प्लस n बटे दो प्लस एक वापद, जब n क्या है? सम है। फिर इसके बाद माध्यिका। माध्यिका का फॉर्मूला बारंबारता के आधार पर m बराबर l प्लस n बटे दो माइनस सी बटे स्मॉल f इंटू एच। और बहुलक का फॉर्मूला होता है l प्लस एफ वन माइनस एफ टू बटे में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू में एच। फिर इसके बाद आती है प्रायिकता पर। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो लिखा है पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, या पीई बराबर एन ई बटे एन एस। और प्रायिकता में घटना घटित होना और घटना घटित ना होना दोनों का योगफल हमेशा एक निकल के आता है। और 3 इंटू माध्यक बराबर होता है 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक। और संभव घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ठीक, तो ये हमारे क्लास 10th के ऑल फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।